So girls, we are starting with the first chapter, that is double and triple integrals. So इससे पहले आप line integrals पढ़ के आए हो. That is when x f is a function of x, तो आप उसको over some line integral integrate करते थे. Integration of the function with respect to a and b. तो आपका जो function था वो एक ही variable पे depend करता था. Now if f of x comma y is a continuous function of x and y defined on the rectangle A, where A goes from A is equal to x comma y such that x lies between A to B and y lies between C to D. That is, अगर हम ये ले लें, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो x की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम A टू B और y की वैल्यूज़ हैं फ्रॉम C टू D. तो x A टू B और y C टू D करने से आपके पास ये एक रेक्टेंगल बन जाता है, जिसको हम A से डिफाइन करते हैं. हम इसको लिखते हैं x कॉमा y सच दैट x लाइज बिटवीन A टू B एंड y लाइज बिटवीन C टू D. दिस इज द रेक्टेंगल A. सो ये रेक्टेंगल A तब बनता है आपका जब x और y की जो लिमिट्स होती हैं वो कांस्टेंट होती हैं. सो f of x comma y is a continuous function of x and y defined on the rectangle A, where A is defined by this. Then this I is equal to integration of the function with respect to y taking limits c to d. तो आप जब इसको with respect to y इंटीग्रेट करोगे तो x कांस्टेंट बिहेव करेगा और फिर आप y की लिमिट्स पुट कर दोगे d और c. तो एज अ रिजल्ट यू विल बी गेटिंग अ फंक्शन ऑफ x एंड देन उस फंक्शन ऑफ x को आप इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स a टू b. सो दिस इंटीग्रल I इज कॉल्ड अ रिपीटेड इंटीग्रल एंड इट इज obtained by integrating the function over CD, treating it as a function of y regarding x as constant, and then integrating the resulting function of x over the interval a to b. So this I is the repeated integral. Now further, अगर मैं f of x comma y को पहले with respect to x करती and with respect to y, जब हम with respect to x करेंगे तो x एलिमिनेट होके हमारे पास आंसर में कोई g y का फंक्शन बचेगा. So it can be written as function of y dy. So we can define another repeated integral as this g. Now it is possible that one of the repeated integrals exist but the other is not even defined. It is also possible that both the repeated integrals exist but are unequal. So basically आपने ये याद रखना है, आपको अगर कोई फंक्शन f of x comma y is defined over the rectangle A, यहाँ पे ये जो रेक्टेंगल A बन रहा था, ये रेक्टेंगल A तभी बनता है आपके पास अगर आपके पास x और y दोनों की लिमिट्स जो है वो कांस्टेंट है. सो इफ दिस फंक्शन f of x comma y इज कॉन्टिन्यूअस ओवर द रेक्टेंगल A, देन I एंड j विल बी इक्वल. देखो जैसे कि एग्जांपल है वेरीफाई दैट, तो ये आपको फंक्शन डिफाइंड है, इसमें वो बोल रहे हैं अगर मैं इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करके फिर विद रिस्पेक्ट टू y करूं या पहले विद रिस्पेक्ट टू y करके फिर विद रिस्पेक्ट टू x करूं, तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. सो देखते हैं. देखो इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना है, सो y विल बिहेव एज कांस्टेंट. सो y इज कांस्टेंट, x की इंटीग्रेशन हो गई x स्क्वायर बाय 2 प्लस ई रेज़ टू पावर y कांस्टेंट है, 1 की इंटीग्रेशन हो गई x और ये आप x की लिमिट्स पुट कर दोगे यहाँ पे. तो एज अ रिजल्ट पहले आपने 4 पुट किया x की जगह, y एज इट इज माइनस फिर x की जगह 3 पुट किया, तो ये जो आपके पास आया है दैट इज अ फंक्शन ऑफ y. अब आप यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करोगे तो 7/2 y स्क्वायर बाय 2 प्लस ई रेज़ टू पावर y और फिर लिमिट्स पुट करोगे तो ये आपके पास आंसर आ गया 21/4 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई. तो ये हमने की कैलकुलेट लेफ्ट हैंड साइड. अब राइट हैंड साइड कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया तो x विल बिहेव एज कांस्टेंट, सो y स्क्वायर बाय 2 प्लस ई रेज़ टू पावर y और y की लिमिट्स पुट कर दी. y की लिमिट्स पहले 2 और फिर 1, इसको सॉल्व करके x का फंक्शन आ गया.
सो 3/2 एज इट इज़ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो x² प्लस ये कांस्टेंट है 1 की इंटीग्रेशन x, फिर x की जगह 4 माइनस x की जगह 3 पुट किया तो आंसर ये आया. सो इट इज सेम 21/4 प्लस e² माइनस e, 21/4 प्लस e² माइनस e. सो बोथ द इंटीग्रल्स आर सेम. तो ऐसे ही आप देख सकते हो 1A के जो क्वेश्चंस हैं. सो 1A में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट अब फंक्शन जो आपको डिफाइंड है वो x+y डिफाइंड है, A रेक्टेंगल है. सो यू हैव टू शो दैट कि उस फंक्शन x+y को आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x करके फिर y के विद रिस्पेक्ट टू करो, या राइट हैंड साइड में पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करके फिर विद रिस्पेक्ट टू x करो, तो आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, f of x, y इस केस में 1 गिवन है. यू हैव टू शो दैट i इज 1 एज वेल एज j इज 1. तो ये i और j कहाँ से आए हैं आपके पास? अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था, ये दिस इज i एंड दिस इज j. तो इस क्वेश्चन में आपको शो करना है कि i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है. फिर थर्ड भी ऐसे ही है, पहले विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, इसमें x को कांस्टेंट लेके लिमिट्स पुट करेंगे, और यहाँ पे पहले विद रिस्पेक्ट टू x करके फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे. सो जो आंसर है वो सेम आएगा. फोर्थ में आपको सिंपली इवेल्युएट करना है. तो इसमें क्योंकि पहले dx लिखा है, इसका मतलब ये x की लिमिट्स है, तो आपने इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, टेकिंग y एज कांस्टेंट. तो ये हो जाएगा 1 to 2, विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x³ 3 प्लस y² कांस्टेंट इंटू x, और फिर आप इसकी लिमिट्स पुट कर दोगे 0 to 3. तो आपके पास जो इंटू dy बचा है. अब 1 to 2 एज इट इज, यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो ये आएगा आपका 27 प्लस 3y² माइनस 0 करने से 0 ही आना था इंटू dy. सो इसको फिर कर देंगे 27y प्लस y³ फ्रॉम 1 to 2. सो ये आप करके देख लो. 27 इंटू 2 माइनस 1 इज 27 प्लस 8 माइनस 1 इज 7. तो ये गलती कर दी थी यहाँ पे, जब हम 3 पुट करेंगे यहाँ तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 डिवाइडेड बाय 3 है तो यहाँ 9 आना था. सो ये फाइनली बचा 9 + 7 इज इक्वल टू 16 एंड 16 इज द आंसर. तो इसमें उन्होंने सिर्फ इवेल्युएट करने के लिए ही बोला है, तो ये आंसर आ गया हमारा. इसमें हमें दूसरी साइड इवेल्युएट करने की ज़रूरत नहीं है. सो आई होप दिस इज कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. इसके बाद ये थोड़ा सा कुछ पोर्शन है जो मैं अभी स्किप कर रही हूँ अभी के लिए. ये थ्योरेटिकल पार्ट हम बाद में करेंगे. सो पहले मैं ये एग्जांपल्स पे आ गई हूँ. यहाँ पे आप देखोगे ये जो एग्जांपल्स हैं ये सेम हैं जैसे हम अभी पहले पढ़ के आए हैं. जो फर्स्ट एग्जांपल है दैट इज इफ a is a rectangle given by a is equal to x, y, where x lies between 1 to 2 and y lies between 3 to 4. And if f is a function from a to r defined by f of x, y is 1 for all x, y belongs to a, show that integral over a f is equal to 1. तो आपको f जो फंक्शन है वो डिफाइंड है 1 और इसकी इंटीग्रेशन करनी है ओवर द गिवन रेक्टेंगल a. तो देखो इन्होंने कर दिया है इंटीग्रेशन ऑफ f ओवर a विल बी इक्वल टू. अब इसमें टोटली आपकी मर्जी है कि आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y करना चाहते हो या पहले विद रिस्पेक्ट टू x करना चाहते हो. इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू y किया है. पहले जब ये विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो क्योंकि f ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 1 है, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया, y आ गया 4 माइनस 3 अगेन 1, इसको फिर विद रिस्पेक्ट टू x किया, फिर से आंसर हमारा 1 आ गया. ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल में भी इवेल्युएट करना है सिंपली इसको. सो यहाँ पे क्योंकि dx dy लिखा था तो इन्होंने पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया इंटीग्रेट 0 to 1, ये आंसर आ गया. इसमें लिमिट्स पुट करके ये आएगा, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y करने से 2/3 आंसर आ जाएगा आपका. ऐसे ही है फिर आपका थर्ड एग्जाम्पल इवेल्युएट. सो इसमें भी a is the region bounded by this
तो dx dy है, तो इन्होंने इसीलिए पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया, x की लिमिट्स हैं 0 to 1, ये इंटीग्रेट किया, फिर लिमिट्स पुट करके ये आंसर आ जाएगा, फिर इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया। सो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आई डोंट थिंक इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। देन फोर्थ एग्जांपल में अब आपने इसमें जो डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करनी, बट सिर्फ बाउंड्स फाइंड करने हैं इसके। सो इस केस में क्योंकि x की लिमिट्स 0 to 3 थी, तो x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 to 9, हमें चाहिए 2x स्क्वायर, सो 2x स्क्वायर लाइज बिटवीन 0 to 18। सिमिलरली y की लिमिट्स हैं 2 to 5, तो y स्क्वायर ये आ गया, एंड यहाँ से 3y स्क्वायर इज दिस। सो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर लाइज बिटवीन 12 to 93। सो नाउ इंटीग्रेटिंग ओवर द इनइक्वालिटी ओवर द रीजन A। सो यहाँ 12 कांस्टेंट 1 इंटू डी एक्स डी वाई, यहाँ पे 93 कांस्टेंट 1 इंटू डी एक्स डी वाई, और बीच में तो हमें ये एज इट इज ही चाहिए, तो इसको नहीं हम छेड़ेंगे। अब इसकी इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, ये देखो, x की लिमिट्स हैं 0 to 3, तो 1 को इंटीग्रेट कर देंगे हम बिटवीन 0 to 3, तो 3 आंसर आ रहा है, और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 5 माइनस 2 3, 3 3 ज़ा 9। सो इसकी वैल्यू आ गई 9, यहाँ पे पुट कर दिया, मल्टीप्लाई करके, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सो यहाँ पे कुछ नया कॉन्सेप्ट अभी नहीं था, सो ये एग्जाम्पल सेम है। अब इसके बाद मैं चलती हूँ पीछे, जो हमने कुछ स्किप किया है। सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 8। सो आर्टिकल 8 में दे आर सेइंग लेट ए बी द रेक्टेंगल दिस, एफ इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ऑन दिस रेक्टेंगल ए टू आर बी कॉन्टिन्यूस। तो ये जो एफ फंक्शन हमें गिवन है, जो भी यहाँ पे फंक्शन गिवन होता है ये कॉन्टिन्यूस होता है। देन जब भी हमने इस एफ की इंटीग्रेशन करनी है ओवर द गिवन रेक्टेंगल ए डी एक्स डी वाई, सो दिस इज इक्वल टू, चाहे हम पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करके फिर विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें, या हम पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई करें। सो दिस इंटीग्रल इज इक्वल टू बोथ द इंटीग्रल्स, एंड फर्दर इन दोनों की वैल्यू भी जो है वो सेम आती है ओवर द रेक्टेंगल ए, व्हेन ए इज अ रेक्टेंगल। और ए आपका रेक्टेंगल कब बनता है, जब एक्स और वाई दोनों की जो लिमिट्स हैं वो कॉन्स्टेंट्स हैं। जैसे कि अभी आप देखोगे, अभी हमने 4 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। 5th एग्जाम्पल में अगर आप देखो, आपको जो लिमिट्स दी हैं फंक्शन की, अब वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। हियर लिमिट ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, सो दैट इज वाई यहाँ से एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। तो मैंने अभी आपको आर्टिकल 8 बताया कि इफ a इज अ रेक्टेंगल, तो ये दोनों इक्वल होते हैं हमेशा, एंड दे आर इक्वल टू द इंटीग्रेशन ऑफ द गिवन फंक्शन f ओवर द गिवन रेक्टेंगल a। एंड फर्दर अगर आप इसकी करोलरी देखो, करोलरी में दे आर सेइंग दैट इफ फर्दर f of x y कैन बी रिटन एज f of x इंटू जी ऑफ y, कि आपका जो फंक्शन है उसमें आप x और y के फंक्शंस को डिफरेंट कर सकते हो, डिफरेंशिएट कर सकते हो, प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हो। इन दैट केस दिस डबल इंटीग्रल इज इवन इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द सिंगल इंटीग्रल्स। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल तो यही है, यहाँ पे देखो आपको f of x को y 1 गिवन था, इसका मतलब अगर मैं f of x को भी 1 ले लूँ और g of y को भी 1 ले लूँ, तो f of x, y कैन बी रिटन एज f of x इंटू जी ऑफ y, इक्वल हो गए ये दोनों। सो इन दिस केस जब हमने इंटीग्रल f ओवर a करना था, दिस कैन बी रिटन एज इंडिपेंडेंटली f of x की इंटीग्रेशन ओवर इट्स लिमिट्स 1 to 2 इंटू g ऑफ y की इंटीग्रेशन ओवर इट्स लिमिट्स 3 to 4। तो देखो इसकी इंटीग्रेशन भी 1 आई, इसकी भी 1 आई, देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करोलरी, बट ये करोलरी हम यूज कब कर सकते हैं, व्हेन this f of x y can be written as product f of x into g of y, and the function f is defined over the rectangle A. Now let us study some of the properties of the double integral. इनको हम बस एक रीडिंग देंगे, ये यूज कहाँ होगी, जहाँ जहाँ यूज होगी आपको क्लियर हो जाएगा।
So they are saying if C is a non-zero number, f is a function defined from region B to R is a bounded function where B is a bounded subset of R square, then integral of CF over the given region B exists if and only if this integration of CF over B is equal to C times integration of F over B. So ये आपको पता है, वैसे भी अगर आपके पास जब आप सिंपल इंटीग्रेशन भी करते थे, अगर मैं इसको किसी फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करती हूँ फंक्शन को, तो वो कांस्टेंट बाहर आके एफ डी एक्स हो जाता है. सो सेम इज द रिजल्ट फॉर द डबल इंटीग्रेशन. प्रॉपर्टी 2 में दे आर सेइंग if A is one rectangle and B is another rectangle, then integral of f over A union B is equal to integral of f over A plus integral of f over B. Property 3, if f is integrable and f is positive, then उसका integral भी positive होगा. Fourth property simple linearity property है. Double integration of f plus minus d is equal to double integration of f plus minus double integration of g. Fifth property, if f and g are integrable over b and f is greater than equal to g, then integral of f will be greater than equal to integral of g. तो बहुत basic properties हैं ये. Next आती है property 6. Now this property is very very important. इसमें they are saying, अब आपको जो यहाँ पे A डिफाइंड है वो रेक्टेंगल नहीं है. लेट psi1 and psi2 be two continuous functions defined on A, B such that psi1x is less than equal to psi2x for all x belongs to A, B. Let A be a region x, y such that when x is lying between A to B, then y lies between psi1 to psi2. So basically in this case y की जो limits हैं they are not constant. So if y की limits are not constant, then integral of f over A is equal to integration of f with respect to y and then with respect to x exist and are equal. तो जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि अगर हमारा A रेक्टेंगल जो था वो कांस्टेंट था आर्टिकल 8 में, तो कांस्टेंट के केस में ये इक्वल है कि आप पहले विद रिस्पेक्ट टू y कर दो या पहले विद रिस्पेक्ट टू x कर दो. लेकिन अगर हमारी y की लिमिट्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है तो हमें पहले विद रिस्पेक्ट टू y ही करना है इंटीग्रेट. इस केस में अगर मैं पहले विद रिस्पेक्ट टू x करके और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करूंगी तो दैट विल बी रॉन्ग. दे आर नॉट इक्वल बिकॉज अगर हम इसमें पहले विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x की लिमिट्स तो कांस्टेंट है, x खत्म हो जाएगा बिल्कुल और फिर y बचेगा, और y की जब आप विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो आंसर आपका फिर x की टर्म्स में आएगा जब आप लिमिट्स फाइंड कर रहे हो, जबकि हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कांस्टेंट होनी चाहिए. सो if you are having variable limits of y, then you will integrate the function definitely with respect to y first and then with respect to x. Similarly, if x की लिमिट्स आर वेरिएबल बट y की कांस्टेंट है तो आप पहले विद रिस्पेक्ट टू x ही इंटीग्रेट करोगे और फिर विद रिस्पेक्ट टू y करोगे. सो इन दिस केस डबल इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड बाय इंटीग्रेटिंग function with respect to x and then with respect to y. So this you have to always remember कि अगर आपके पास एक लिमिट्स कांस्टेंट है और दूसरे की लिमिट्स वेरिएबल हैं, तो जो वेरिएबल वाले लिमिट्स हैं आप हमेशा फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू दैट ही इंटीग्रेट करोगे एंड कांस्टेंट वाले के विद रिस्पेक्ट टू बाद में इंटीग्रेट करोगे. तो यहाँ से अब हमारे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 से, विच वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर.